नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है भारत के राष्ट्रपति के संबंध में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उनका टर्म यानी कार्यकाल कितने समय का होता है, राष्ट्रपति को इम्पीच कैसे किया जा सकता है, साथ ही साथ भारत के प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स है यानी उनकी क्या शक्तियां हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत अधिक जानकारी मिलने वाली है, तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भारत का संविधान है उसका जो 5वां भाग है वह यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है, जो कि है आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 तक। अब इस यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंडर में भारत के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल आते हैं। तो हम इस वीडियो में भारत के प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो भारत के प्रेसिडेंट भारतीय गणराज्य के हेड होते हैं, साथ ही साथ वो भारत के फर्स्ट सिटीजन भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन होता कैसे है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन भारत की जनता के द्वारा डायरेक्टली नहीं किया जाता है, बल्कि भारत की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो कि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। अब देखिए ये इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते कौन कौन है। इसमें सबसे पहले आती है भारत की संसद, भारत का पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा, उसके इलेक्टेड मेंबर्स, साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स और दिल्ली और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स इस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, यानी जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी भारत के संसद, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, स्टेट असेंबलीज यानी जो भारत में राज्य हैं उनकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके चुने हुए प्रतिनिधि यानी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और दिल्ली और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जैसे भारत के संसद के दोनों हाउसेज के, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा भारत के कई प्रदेशों में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है यानी विधान परिषद, तो उसके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बोथ मेंबर्स भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर्स राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यानी इसको समराइज किया जाए तो लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां पे भारत में है जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद कार्य करती है। तो ऐसे काउंसिल के चुने हुए यानी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स ये दोनों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर्स राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव से पहले यदि भारत के किसी भी राज्य में स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया हो तो वहां के भी जो मेंबर्स होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भारत के स्टेट्स यानी राज्यों का और यूनियन का यानी संघ का समानता है। इस तरीके का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। अब देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हर मेंबर्स की वोट की एक वैल्यू होती है। क्योंकि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जनता इनको चुनाव के द्वारा लोकसभा में या विधानसभा में भेजती है, तो इनकी वोट की वैल्यू एक नहीं होती है। जनसंख्या के हिसाब से इनकी वोट की वैल्यू तय की जाती है। जैसे किसी राज्य की जनसंख्या अधिक है तो उस राज्य के जो एमएलए होंगे उनके वोट की वैल्यू अधिक होगी। यदि किसी राज्य की जनसंख्या कम है और वहां पे एमएलए की संख्या भी कम है तो उनके राज्य के जो एमएलए हैं उनकी वोट की वैल्यू कम होगी। तो एमएलए यानी विधायक जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जो भारत के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी से आए हुए होते हैं, उनकी वोट की एक फिक्स वैल्यू होती है और इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि जिस भी राज्य के एमएलए की एक वोट की वैल्यू हमें निकालनी है, उस राज्य के टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है उस राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली के चुने हुए मेंबर से। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1/1000 से। तो जो वैल्यू निकल के आती है वही वैल्यू उस स्टेट के एमएलए की एक वोट की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे बात किया गया है एक स्टेट की पॉपुलेशन की यानी जनसंख्या की। अब आप जानते हैं कि हर 10 साल में भारत में एक बार जनगणना की जाती है, तो किस सेंसस का डेटा यहाँ पर लिया जाता है। तो फिलहाल के समय में भारत में एमएलए की वोट की वैल्यू निकालने के लिए 1971 यानी 1971 के सेंसस के डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। यानी यदि आप वर्तमान समय में जो स्टेट की पॉपुलेशन है उससे उसके लेजिस्लेटिव
लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स को जो इलेक्ट किए जाते हैं उनको आप डिवाइड करते हैं तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, यानी एक एमएलए की वोट की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल के समय में जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है वहां पे 1971 सेंसस के डेटा का इस्तेमाल किया जाता है और उसी के आधार पे एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाती है। फॉर एग्जांपल यदि हम उत्तर प्रदेश के एक एमएलए की वोट की वैल्यू की बात करें तो 1971 सेंसस के डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश की उस समय जो जनसंख्या हुआ करती थी, अब हम इसको डिवाइड करते हैं इलेक्टेड एमएलए से उत्तर प्रदेश में, जो कि उनकी संख्या है 403 यानी 403, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/1000 से, तो जो वैल्यू निकल कर आती है वो लगभग 208 के आसपास निकल के आती है। यानी उत्तर प्रदेश के एक एमएलए की वोट की वैल्यू है 208। ठीक इसी तरीके से यदि हम वेस्ट बंगाल की बात करें, वहां पे एक एमएलए की वोट की वैल्यू की बात करें तो 1971 सेंसस के डेटा के हिसाब से उस समय बंगाल की जो जनसंख्या हुआ करती थी वो थी 4,43,00,000 के आसपास। अब वेस्ट बंगाल में जो इलेक्टेड एमएलए की संख्या है वो है 294। अब इसको जनसंख्या से डिवाइड किया जाए, साथ ही साथ उसमें 1/1000 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो लगभग आती है 151। ठीक इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए की वोट की वैल्यू हो जाती है 8, क्योंकि वहां की जनसंख्या काफी कम है। तो इस तरीके से भारत के हर राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाती है। अब बात करते हैं भारत के एमपीज की, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो उनकी वोट की वैल्यू क्या होती है, वो किस तरीके से निकाली जाती है, तो इसके लिए भी एक फार्मूला तय किया गया है। और वो फार्मूला ये है कि जो भारत के सभी राज्य हैं उनके जो एमएलए की टोटल वैल्यू है उसको डिवाइड कर दिया जाता है जो भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीज हैं उनसे डिवाइड किया जाता है। तो यदि हम देखें तो भारत के सभी राज्यों के एमएलए की वोट की वैल्यू जो है वो है 549495, यानी यह बनता है 5,49,995। इसको डिवाइड किया जाए भारत के लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर से, तो फिलहाल के समय में लोकसभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी जो संख्या है वो है 543 और राज्यसभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनकी जो संख्या है वो है 233। तो भारत के पार्लियामेंट में टोटल एमपीज की संख्या हो जाती है 776। अब इस नंबर को भारत के सभी राज्यों के एमएलए की वोट की वैल्यू से डिवाइड किया जाता है। भारत का एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसकी वोट की वैल्यू हो जाती है 708 यानी 708। यानी भारत का जो लोकसभा और राज्यसभा का एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी वोट की वैल्यू फिक्स होती है 708। तो इस तरीके से एमपीज और स्टेट असेंबलीज के एमएलए यानी विधायक की वोट की वैल्यू निकाली जाती है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी के समय में 1971 के सेंसस के डेटा का इस्तेमाल किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए और एमपीज के वोट की वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन भविष्य में इसको चेंज भी किया जा सकता है। अब यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी डिस्प्यूट खड़ा होता है तो ये सीधे मामला जाता है भारत के सुप्रीम कोर्ट में। इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट देखता है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही फाइनल होता है भारत के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के किसी भी डिस्प्यूट के मामले में। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि भारत के प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट तौर पे क्यों किया जाता है, डायरेक्टली भारत की जनता के द्वारा क्यों नहीं किया जाता है। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए कि भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्ट तौर से क्यों किया जा रहा है, डायरेक्टली क्यों नहीं किया जा रहा है, उसके पीछे कुछ कारण है। तो पहला कारण यह है कि जो भारत का प्रेसिडेंट है वो एक सिंबॉलिक हेड है केवल भारत का, उसके पास कोई रियल पावर नहीं है। रियल पावर जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होता है जिसको हेड करते हैं प्रधानमंत्री। तो ऐसी स्थिति में यदि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव देश की जनता के द्वारा किया जाए और डेमोक्रेसी में यदि देश की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को कोई ज्यादा अधिकार ही प्राप्त न हो, कोई ज्यादा पावर यानी शक्तियां न दी गई हो, तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए चूंकि भारत का राष्ट्रपति संविधान के हिसाब से भारत का केवल सिंबॉलिक हेड है, इसलिए उसका चुनाव इनडायरेक्ट तौर पे किया जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारत की केवल संसद ही क्यों नहीं करती है, भारत के स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स क्यों आते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में। तो इसके लिए संविधान निर्माताओं का तर्क ये था कि भारत की जो पार्लियामेंट है, जो कि ये लोकसभा और राज्यसभा, यदि इसमें कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत से आती है तो वो किसी भी कैंडिडेट को प्रेसिडेंट के तौर पे खड़ा कर सकती है और उसे प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट भी कर सकती है। इस चीज से बचने के लिए इसमें स्टेट को भी शामिल किया गया है ताकि कोई भी पार्टी जो कि यूनियन गवर्नमेंट से है और वो पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है तो वो अपने अकेले दम पे किसी प्रेसिडेंट कैंडिडेट को न पेश कर पाए, उसमें भारतीय राज्यों की भी सहभागिता होना जरूरी है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भारत के संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा और भारत की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके मेंबर्स और दिल्ली और पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी के स्टेट असेंबली के मेंबर्स शामिल होते हैं, भाग लेते हैं।
अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक व्यक्ति को भारत के प्रेसिडेंट के पद के लिए चुने जाने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन तो यह है कि वह व्यक्ति भारत का सिटीजन होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा यह है कि वह व्यक्ति अपनी एज का 35 ईयर यानी 35 साल की एज को कंप्लीट कर चुका हो। तीसरा क्वालिफिकेशन यह है कि वह व्यक्ति लोकसभा में चुने जाने के लिए अपनी पूरी योग्यता रखता हो। चौथी योग्यता यह है कि उस व्यक्ति को भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। यहाँ भारत सरकार का मतलब है चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या लोकल अथॉरिटीज हो, इन सभी में से उस व्यक्ति को किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव के लिए जब एक उम्मीदवार अपना नामांकन प्रस्तुत करता है तो उसमें कम से कम 50 निर्वाचकों की प्रस्तावक के तौर पे साइन होना आवश्यक है। साथ ही साथ 50 अनुमोदक के रूप में भी साइन होना आवश्यक है। साथ ही साथ 15,000 रुपए का सिक्योरिटी भी उस प्रत्याशी को भारत के रिजर्व बैंक में जमा कराना होता है। यह जो जमा राशि है जो 15,000 रुपए है, यह उम्मीदवार को मिल जाती है जब वह उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में डाले गए वोट का 1/6 यानी छठा भाग प्राप्त करने में सफल हो जाता है। यदि वह ऐसा प्राप्त कर पाने में सफल नहीं होता है, यानी डाले गए वोट का छठा भाग प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाता है, तो उसकी ये जो सिक्योरिटी है वो जब्त कर ली जाती है। हालांकि 1997 में प्रस्तावकों और अनुमोदकों की जो संख्या थी वो थी 10-10 थी, और जो सिक्योरिटी के रूप में पैसे जमा किए जाते थे वो थे 2,500 रुपए के आसपास। लेकिन 1997 में इसको बढ़ा दिया गया। अब कोई भी उम्मीदवार जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपने को योग्य मानता है उसको प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों, साथ ही साथ अनुमोदक के रूप में 50 निर्वाचकों की साइन की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ उसको 15,000 रुपए की राशि भारत के रिजर्व बैंक में जमा कराना होता है। ये इसलिए किया गया कि जो गंभीर उम्मीदवार नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, उनको हतोत्साहित किया जा सके। साथ ही यदि हम भारत के राष्ट्रपति की वेतन यानी सैलरी की बात करें तो साल 2008 में राष्ट्रपति की सैलरी को 50,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए तक कर दिया गया। फिलहाल के समय में सभी भत्तों को यदि मिला लिया जाए तो राष्ट्रपति को 5 लाख तक की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में उनकी सैलरी का 50% दिया जाता है। साथ ही साथ जो भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट होते हैं उनको रेजिडेंट के लिए यानी आवास के लिए, फोन की फैसिलिटी के लिए, कार, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेवल फैसिलिटी, स्टाफ और ऑफिस के एक्सपेंसेज के लिए 60,000 रुपए पर एनम दिया जाता है। इसके अलावा यदि भारत के जो फॉर्मर राष्ट्रपति हैं उनका देहांत हो जाता है तो उनकी जो स्पाउस हैं उनको जो राष्ट्रपति को पेंशन मिलता था उसका 50% उनको पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। साथ ही साथ आवास, फोन की फैसिलिटी, कार, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेवल फैसिलिटी और उनके स्टाफ के लिए उनको 12,000 रुपए पर एनम दिया जाता है। अब यदि हम भारत के प्रेसिडेंट के टर्म यानी कार्यकाल की बात करें तो भारत के प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल का होता है। यह गिनती तब से स्टार्ट की जाती है जब भारत के चुने हुए राष्ट्रपति अपने ऑफिस में इंटर करते हैं। तब से लेकर 5 साल तक वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। हालांकि 5 साल का कार्यकाल खत्म होने से पहले भारत के राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र भी दे सकते हैं। ये त्याग पत्र उनको वाइस प्रेसिडेंट को देना होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले उनको इम्पीचमेंट के प्रोसेस से भी हटाया जा सकता है। अब देखिए, यदि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल यदि 5 साल का पूरा हो चुका है तो वो तब तक भारत के राष्ट्रपति बने रहेंगे जब तक उनके सक्सेसर का चुनाव नहीं हो जाता है। यानी भारत के राष्ट्रपति का टर्म खत्म होने से पहले उनके सक्सेसर का चुनाव हो जाना चाहिए, ऐसा संविधान में प्रावधान है। हालांकि भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कई बार री इलेक्ट हो सकता है। भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। हालांकि अमेरिका के संविधान में ऐसा प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट के पद के लिए यानी प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए केवल 2 बार चुना जा सकता है, उससे ज्यादा बार वह नहीं चुना जा सकता है। लेकिन भारत के केस में ऐसा नहीं है। भारत के केस में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी प्रेसिडेंट के पद के लिए, प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए री इलेक्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट प्रोसेस की, कि भारत के राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट प्रोसेस के जरिए कैसे हटाया जा सकता है। अब देखिए, भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि यदि भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत के संविधान का वायलेशन करता है तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। हालांकि जो संविधान में ये जो फ्रेज है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिफाइन नहीं किया गया है, इसकी मीनिंग डिफाइन नहीं की गई है कि किस तरीके के वायलेशन पे भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है या उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। तो ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ, वो भारत की संसद में ही शुरू किया जा सकता है। भारत की संसद के दोनों हाउसेज में, चाहे लोकसभा में
या राज्यसभा में, इनमें से किसी भी एक सदन में भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ इंपीचमेंट के प्रोसेस को इनिशिएट किया जा सकता है। अब भारत के जिस भी सदन में, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, ये जो इंपीचमेंट का प्रोसेस है जो इनिशिएट किया जाएगा, उस सदन के 1/4 मेंबर का उस पर साइन होना आवश्यक है। जैसे अगर लोकसभा में इस इंपीचमेंट के प्रोसेस को इनिशिएट किया जा रहा है तो लोकसभा के 1/4 मेंबर का इस रिजोल्यूशन पे साइन होना आवश्यक होगा। साथ ही साथ यदि यह राज्यसभा में यदि इनिशिएट हो रहा है तो उसमें भी राज्यसभा के 1/4 मेंबर का इस पर सहमति होना आवश्यक है। साथ ही साथ राष्ट्रपति के खिलाफ ये इंपीचमेंट प्रोसेस शुरू करने से पहले उन्हें 14 दिन की प्रियर नोटिस देना भी आवश्यक है, ताकि वो अपनी बात को सदन के सामने रख सके। लेकिन यदि किसी भी सदन में ये जो इंपीचमेंट का रिजोल्यूशन है ये 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो यह दूसरे सदन के पास जाता है। मान लीजिए इंपीचमेंट का प्रोसेस राज्यसभा में शुरू हुआ, अब उसमें 1/4 मेंबर की सहमति आवश्यक है, तो राज्यसभा के द्वारा 1/4 मेंबर्स की सहमति भी दे दी गई। इंपीचमेंट शुरू भी हुआ, 14 दिन की राष्ट्रपति को नोटिस भी दिया गया और राज्यसभा ने इस रिजोल्यूशन को 2/3 बहुमत से पास कर दिया। तो अब ये जो रिजोल्यूशन है ये भेजा जाएगा लोकसभा के पास। लोकसभा इसको इंक्वायर करेगी, जो आरोप राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए हैं उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। साथ ही साथ राष्ट्रपति को भी मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बात लोकसभा के सामने रख सकें। यदि लोकसभा भी पाती है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा भी यदि 2/3 बहुमत से इस रिजोल्यूशन को पास कर देती है, यानी इंपीचमेंट के प्रोसेस को 2/3 बहुमत से पास कर देती है, तो ठीक उसी समय राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये जो इंपीचमेंट का प्रोसेस है राष्ट्रपति का, यह पार्लियामेंट में एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। अब इसमें दो चीजों को नोट करने की आवश्यकता है। पहला, ये जो राष्ट्रपति के इंपीचमेंट प्रोसेस में वोटिंग होती है संसद में, संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, इनमें दोनों सदनों के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी भाग लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उस समय चाहे लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स हो या राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स हो, इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब इंपीचमेंट प्रोसेस की बात आती है तो उस समय ये इंपीचमेंट प्रोसेस के दौरान वोटिंग में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उस समय स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, साथ ही साथ दिल्ली और पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी के स्टेट असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन जब इंपीचमेंट प्रोसेस का समय होता है तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे समय में ये जो एमएलएज हैं ये भाग नहीं लेते हैं इंपीचमेंट प्रोसेस में। ये केवल भारत की संसद में ही इनिशिएट किया जाता है। हालांकि अभी तक भारत के इतिहास में किसी भी प्रेसिडेंट को इंपीच नहीं किया गया है, तो ये भी एक नोट करने वाली बात है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि भारत के प्रेसिडेंट का ऑफिस किन स्थितियों में खाली हो सकता है और उसके लिए भारत के संविधान में क्या प्रावधान है। तो ऐसे कुछ कारण हैं जिनमें भारत के राष्ट्रपति का जो ऑफिस है, जो पद है, वो खाली रह सकता है। वो है जैसे कि एक राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, उन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। दूसरा, या तो राष्ट्रपति ने अपने पूरा कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया है, या राष्ट्रपति को इंपीचमेंट प्रोसेस के जरिए हटा दिया गया है, या उनके कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है, या कई अन्य कारण हो सकते हैं जैसे कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है उस पद को होल्ड करने के लिए, या उनके इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वॉइड घोषित कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली रह सकता है। तो इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं इसको जानते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला कारण है कि यदि किसी राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है। तो संविधान ये प्रावधान है कि नहीं, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहेगा तब तक जब तक कि उनके सक्सेसर का चुनाव नहीं हो जाता है। और इसमें संविधान में प्रावधान है कि किसी भी राष्ट्रपति के कार्यकाल को खत्म होने से पहले ही उनके सक्सेसर का चुनाव हो जाना चाहिए। यदि चुनाव नहीं भी होता है तो भी वो जो राष्ट्रपति है वो 5 साल से आगे तक अपने कार्यकाल को जारी रख सकते हैं जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। ऐसी स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट या कोई अन्य उनके पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। इसके अलावा यदि राष्ट्रपति ने खुद से रिजिग्नेशन दे दिया है या उनको रिमूव कर दिया गया है उनके पोस्ट से, या उनकी डेथ हो गई है, या कहीं अन्य कारणों से यदि उनका पद खाली रहता है तो ऐसी स्थिति में संविधान में यह प्रावधान है कि 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना चाहिए। और ये जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होंगे इनका पूरा कार्यकाल 5 साल का होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली ये है कि यदि राष्ट्रपति रेजिग्नेशन देते हैं या उनको रिमूव कर दिया जाता है या उनकी डेथ होती है या किन्हीं कारणों से उनका ऑफिस या उनका पोस्ट खाली रहता है, तो जो 6 महीने का समय दिया गया है उसमें तो चुनाव होंगे और नए राष्ट्रपति का चयन होगा। लेकिन इतने समय के लिए चुनाव से पहले
तक के लिए ये पोस्ट खाली रहेगी। तो इस स्थिति में होता क्या है, जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालते हैं तब तक के लिए जब तक नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति अपने एब्सेंस के कारण अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं या वो बीमार है, तो ऐसी स्थिति में भी भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेंगे। यदि यहाँ पे ये बात आती है कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट भी वैकेंट है, यानी कोई भी वाइस प्रेसिडेंट इस समय भारत में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। यदि चीफ जस्टिस का पोस्ट भी वैकेंट है तो ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। अब जो भी व्यक्ति जैसे वाइस प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस या सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के यदि प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालते हैं तो उस दौरान वो भारत के प्रेसिडेंट ही कहे जाएंगे और उनको वो सारी इम्यूनिटीज मिलेंगी जो भारत के राष्ट्रपति को दी जाती हैं। तो ये पूरा संविधान में प्रोसेस है कि किन कारणों से भारत के राष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो खाली रह सकता है और इसके क्या समाधान है। अब हम बात करते हैं कि संविधान के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को किस तरीके की कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के पास कई तरीके की पावर्स हैं। इनमें से है एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर और इमरजेंसी पावर। तो हम इन सबको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव पावर। तो इनमें किस तरीके का राष्ट्रपति के पास पावर है इसको हम समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला ये है कि जो भी भारत सरकार के द्वारा एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाएगा वो सब कुछ राष्ट्रपति के नाम पर ही लिया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति भारत के प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल को भी अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं उनको भी भारत के राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनकी भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही करते हैं। इसके अलावा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत के सभी स्टेट्स में गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति ही करते हैं। साथ ही साथ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति भारत में SC/ST कम्युनिटी और अदर बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी के कंडीशन को जानने के लिए कमीशन की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति इंटर स्टेट काउंसिल की भी स्थापना कर सकते हैं जो सेंटर स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट रिलेशन इन दोनों को बढ़ावा देने का काम करती है। साथ ही साथ जो भारत के यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो ये कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं जो राष्ट्रपति के पास हैं। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की। अब देखिए जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो भारत के पार्लियामेंट के एक इंटीग्रल पार्ट है। तो इस संबंध में भी उनके पास कुछ अधिकार होते हैं, उनके पास कुछ पावर होती है। तो वो जो पावर है वो ये है, भारत के राष्ट्रपति भारत की लोकसभा को भंग कर सकते हैं यानी डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको स्थगित कर सकते हैं या संसद की मीटिंग को भी बुला सकते हैं या वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी बुला सकते हैं जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति भारत के दोनों सदनों को, लोकसभा को और राज्यसभा को संबोधित कर सकते हैं। इनमें दो केस है। पहला कि यदि भारत में जनरल इलेक्शन होता है तो उसके बाद की जो संसद सत्र होता है उसमें भारत के राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं। दूसरा, हर नए साल में पार्लियामेंट के पहले सेशन को भारत के राष्ट्रपति संबोधित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इन दोनों का पोस्ट जो है वो वैकेंट है, वो खाली है, तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के किसी भी सदस्य को इसकी अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके का काम राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। यदि चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन का जो पोस्ट है वो वैकेंट है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के किसी भी मेंबर को इसकी अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति किसी मेंबर को नियुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के पास ये भी पावर होती है कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं जो कि स्पेशल नॉलेज रखते हैं या स्पेशल वर्क किए हैं लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट्स में या सोशल सर्विसेज में। तो ऐसे व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति यानी टोटल 12 व्यक्तियों को भारत की राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता है। साथ ही साथ लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को नॉमिनेट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, लेकिन एंग्लो इंडियन के लिए अभी ये जो कोटा है वो खत्म कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है कौन। तो देखिए 18वीं 19वीं शताब्दी में बहुत सारे यूरोप के लोग भारत में आए। अंग्रेजों के शासनकाल में बहुत सारे अंग्रेज भारत में काम करने के लिए आए जो कि यहीं पर रह गए, वो फिर यूरोप में वापस नहीं गए और इस तरीके से वो भारतीय समाज
में ही घुले मिले रहे, लेकिन फिर भी उनकी एक आइडेंटिटी है कि उनके जो वंशज थे वो यूरोप के थे, तो इसलिए ऐसी कम्युनिटी को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का दर्जा दिया गया। तो ये जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी नहीं, तो इनका भी प्रतिनिधित्व भारत में बना रहे, इसलिए संविधान बनाते समय इनको भी 2 सीट रिजर्व कर दिया गया आरक्षण के द्वारा कि भारत के राष्ट्रपति इनके 2 मेंबर्स को भारत की लोकसभा में नॉमिनेट करेंगे। ये आरक्षण भारत के संविधान के आर्टिकल 331 के जरिए दिया गया था। ये आरक्षण हालांकि 10 साल के लिए ही दिया गया था, लेकिन भारत में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के आरक्षण को उनके समय समाप्ति के साथ साथ बढ़ाया गया। 1970 में 8वें अमेंडमेंट के जरिए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिजर्वेशन को बढ़ाया गया। 1980 में 23वें अमेंडमेंट के जरिए, फिर 1990 में 45वें अमेंडमेंट के जरिए, 2006 में संविधान के 62वें संशोधन के जरिए, लेकिन साल 2019 में बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ये जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाता था लोकसभा में 2 सीट के लिए, उसको एबॉलिश कर दिया गया। यानी अभी के समय में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को लोकसभा में कोई भी सीट आरक्षित नहीं की जाती है। इसके पीछे सरकार के द्वारा कारण ये बताया गया कि जो एंग्लो इंडियन की पॉपुलेशन है इंडिया में, वो 300 के आसपास है। ये जो डेटा बताया गया है वो 2011 के सेंसस के डेटा के आधार पर बताया गया है। हालांकि ये जो जनसंख्या बताई गई है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी केवल 300 के आसपास ही बची है भारत में, ये काफी डिस्प्यूटेड है। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि इनकी जनसंख्या 1.5 लाख के आसपास है, कुछ सोर्सेज बताते हैं कि इनकी जनसंख्या 1 लाख या 75,000 के आसपास है। तो ये काफी डिस्प्यूटेड आंकड़ा है, लेकिन फिर भी इनकी जो लोकसभा सीट है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की, वो अब अबॉलिश कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति के द्वारा इनके कम्युनिटी के किसी भी मेंबर को नॉमिनेट नहीं किया जाता है। इसके अलावा कुछ सर्टेन टाइप्स के बिल हैं जो भारत की संसद में तभी प्रस्तुत किए जा सकते हैं जब भारत के राष्ट्रपति उसको परमिशन दे। जैसे कुछ इस प्रकार के बिल हैं, यदि उसमें ये बात इन्वॉल्व हो कि भारत के कंसोलिडेटेड फंड से कुछ एक्सपेंडिचर होना है, या भारतीय राज्यों की बाउंड्रीज में कुछ बदलाव करने हैं, या कोई नया स्टेट बनाना है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के जो बिल हैं वो राष्ट्रपति के परमिशन के बाद ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। अब आप जानते हैं कि भारत की संसद में कोई भी बिल पास होता है तो वो जाता है राष्ट्रपति के पास, उनकी सहमति से वो बिल एक्ट बनता है। तो उस बिल के साथ राष्ट्रपति 3 काम कर सकते हैं। पहला, राष्ट्रपति उस बिल को अपनी सहमति दे दे। दूसरा, राष्ट्रपति उस बिल को अपनी सहमति ही न प्रदान करे। तीसरा, राष्ट्रपति उस बिल को फिर से संसद के पास वापस भेज दे रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन इसमें भी एक शर्त यह है कि वो बिल मनी बिल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बिल भारत के राष्ट्रपति संसद को रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं, यदि वह बिल पुनः संसद से पास होकर के वापस आता है राष्ट्रपति के पास, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति बाध्य होते हैं कि उस बिल को उनको सहमति देनी ही होगी। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति की ये जो पावर है, ये केवल भारत के पार्लियामेंट तक ही सीमित नहीं है, भारतीय राज्यों तक भी ये फैली हुई है। अब जैसे भारत के किसी भी राज्य में कोई बिल पास किया जाता है तो वह गवर्नर के पास जाएगा। अब यदि गवर्नर ये विचार करते हैं कि ये जो बिल है ये भारत के राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रखा जाना चाहिए, तो भारत के राष्ट्रपति फिर से इसमें 3 तरीके का काम कर सकते हैं। एक तो वो उस बिल को अपनी सहमति दे दें, दूसरा उस बिल को वो अपनी सहमति ही न प्रदान करें, तीसरा राष्ट्रपति गवर्नर को डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये जो बिल है उसको फिर से स्टेट लेजिस्लेचर में रिटर्न कर दिया जाए रिकंसिडरेशन के लिए। अब जो बिल राष्ट्रपति के द्वारा वापस कर दिया जाता है रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट्स में, यदि फिर भी स्टेट की जो असेंबली है वो उसको पास कर देती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं कि उस बिल को वो अपनी सहमति प्रदान ही करें। अब यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि यदि भारत की पार्लियामेंट कोई भी बिल पास करती है और वह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसको रिटर्न कर देते हैं भारत की पार्लियामेंट के पास, लेकिन भारत का पार्लियामेंट फिर से उसी बिल को पास करके भारत के राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होगी। लेकिन यही काम यदि स्टेट असेंबलीज करती हैं तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि उस बिल को अपनी सहमति दें। यानी इस मामले में भारत की संसद राष्ट्रपति की ये जो पावर है उसको कम कर देती है, लेकिन भारत की जो स्टेट्स हैं उनकी असेंबली जो है ये ऐसा नहीं कर पाती है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति किसी भी ऑर्डिनेंस को जारी कर सकते हैं यदि भारत में जो पार्लियामेंट है वो नहीं चल रही है। यानी भारत का पार्लियामेंट का सेशन यदि नहीं चल रहा है और ये आवश्यकता पड़ती है कि भारत में एक कानून बनाए जाने की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में एक इमरजेंसी पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जिसका इस्तेमाल भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और ये जो कानून बनता है ये ठीक उसी तरीके से प्रभावी होता है जिस तरीके से भारत की संसद के द्वारा कोई कानून पास किया जाता है। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस है इसको एक्ट में बदलने के लिए जैसे ही भारत की पार्लियामेंट शुरू होती है, उसका सेशन शुरू होता है, उसमें इसको
पास करवाना आवश्यक होता है, नहीं तो ऑटोमेटिकली ये जो ऑर्डिनेंस है ये खत्म हो जाता है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन और अन्य कमीशन जो राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उसको पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये थी भारत के राष्ट्रपति की कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल पावर्स के बारे में कि भारत के राष्ट्रपति के पास भारत में किस प्रकार की फाइनेंशियल पावर्स मौजूद हैं, या भारत के संविधान में किस तरीके से भारत के राष्ट्रपति को फाइनेंशियल पावर्स भी दी गई हैं। तो इनमें से पहला यह है कि भारत की संसद में मनी बिल को तभी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जब भारत के राष्ट्रपति की पहले से रिकमेंडेशन हो या उनकी सहमति प्राप्त हो। अब देखिए, मनी बिल एक प्रकार का बिल है जो भारत सरकार के एक्सपेंडिचर, इनकम और अदर फाइनेंशियल मैटर से संबंधित है। मनी बिल भारत के बारोइंग्स यानी उधार, टैक्सेस, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी यानी धन के व्यय, ऑडिट्स, अकाउंटिंग, कंसोलिडेटेड एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। इसकी व्याख्या भारत के संविधान के आर्टिकल 110 में की गई है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति ही भारत के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको यूनियन बजट भी कहा जाता है, उसको संसद के समक्ष पेश करवाते हैं। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन की गठन करते हैं जो ये बताता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो रेवेन्यूज है उनका बंटवारा किस तरीके से किया जाए। तो ये भारत के राष्ट्रपति की कुछ फाइनेंशियल पावर्स थी। अब बात करते हैं जुडिशियल पावर्स के बारे में। तो राष्ट्रपति के जुडिशियल पावर के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इसके अलावा भारत के सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस को, साथ ही साथ हाई कोर्ट के जजेस को भारत के राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति भारत के सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कानूनी तथ्य पर या कानूनी प्रश्न पर सलाह भी ले सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सलाह दी जाती है वह भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को या किसी सैनिक को जिसका कोर्ट मार्शल हुआ हो, उसको पनिशमेंट मिली हुई हो, या जिसको भारत के कोर्ट्स के द्वारा सजा मिली हुई हो, या किसी को मृत्यु दंड मिला हो, तो उसकी सजा को भी माफ कर सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं या सजा को निलंबित कर सकते हैं। तो ये हुई भारत के राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर्स। अब बात करते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स के बारे में। अब देखिए, भारत कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी को यदि साइन करता है तो वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही साइन किया जाता है, यानी वहां पे प्रेसिडेंट का नाम होता है। हालांकि ये सब ट्रीटीज देश की संसद में अप्रूवल के लिए लाई जाती हैं। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति भारत को हर जगह इंटरनेशनल अफेयर या इंटरनेशनल फोरम्स पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए वो भारत के डिप्लोमेट जैसे कि एम्बेसडर या हाई कमिश्नर को अन्य देशों में अपॉइंट करते हैं। अब यदि भारत के राष्ट्रपति की मिलिट्री पावर्स की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होते हैं भारत के तीनों डिफेंस फोर्सेज के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स को भी अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा भारत के सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपति वार और पीस दोनों को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है वो भारत के पार्लियामेंट से अप्रूव होना चाहिए। तो ये जो सब पावर्स थी ये तो नॉर्मल पावर्स थी। तो अब बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर्स के बारे में, जो भारत के राष्ट्रपति को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है। तो ये पावर है नेशनल इमरजेंसी की, जो आर्टिकल 352 में बताया गया है। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 से 365 के बीच में बताया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये जो भारत के राष्ट्रपति की पावर है, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 360 में बताया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति की ये कुछ पावर्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया, लेकिन इसमें एक और पावर है वीटो पावर, जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। अब भारत के राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर है वो भारत की संसद के द्वारा बनाए जाने वाले कानून या जो भारत की स्टेट असेंबलीज हैं उनमें जो कानून बनाए जाते हैं, जो बिल पास किए जाते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए ये भारत के राष्ट्रपति को वीटो पावर दिया गया है। अब वीटो पावर मेनली 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा है क्वालिफाइड वीटो, तीसरा है सस्पेंसिव वीटो और चौथा है पॉकेट वीटो। इनमें से 3 वीटो पावर भारत के राष्ट्रपति को दिए गए हैं, वो हैं एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। इसमें से जो एक क्वालिफाइड वीटो है, इस तरीके का कोई भी वीटो पावर भारत के राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। इस तरीके का वीटो पावर अमेरिका में इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा इस तरीके के वीटो पावर को इस्तेमाल किया जाता है। तो जो वीटो पावर भारत के राष्ट्रपति को दिए गए हैं, अब हम उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला है एब्सोल्यूट वीटो। तो इसमें होता क्या है कि भारत के राष्ट्रपति यूजुअली जो पार्लियामेंट से बिल पास हुए होते हैं उसको अपनी सहमति प्रदान नहीं करते हैं, उसको विदहोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो बिल है एक्ट नहीं बन पाता है और यह समाप्त हो जाता है। यूजुअली भारत के राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग 2 केसेज में करते हैं। तो पहला केस ये है कि यदि कोई प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि किसी पार्लियामेंट के मेंबर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वो मिनिस्टर नहीं है, तो ऐसे केस में उस बिल को राष्ट्रपति अपनी सहमति देने से मना कर सकते हैं।
दूसरा केस ये है यदि कोई बिल सरकार के द्वारा या किसी मिनिस्टर के द्वारा पास किया जाता है और वह बिल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष उन्हें उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उससे पहले ही पूरी कैबिनेट रिजाइन कर देती है और जो नई सरकार आती है वो भारत के राष्ट्रपति को यह सलाह देती है कि इस बिल को उनकी सहमति न प्रदान किया जाए, तो ऐसी स्थिति में भी भारत के राष्ट्रपति उस बिल को अपनी सहमति नहीं प्रदान करते हैं। वहां पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा वीटो पावर है सस्पेंसिव वीटो पावर। इस वीटो पावर में होता यह है कि यदि भारत के राष्ट्रपति के पास भारत की पार्लियामेंट से पास हुआ कोई बिल आता है उनकी सहमति के लिए, यदि उनको लगता है कि इस बिल में कुछ गड़बड़ी है या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इस बिल को नहीं बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति इस बिल को संसद को फिर से रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकते हैं। यदि भारत की संसद फिर से इस बिल को विद और विदाउट अमेंडमेंट पास करती है तो इसको राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति के द्वारा इस बिल को सहमति प्रदान करना ये अनिवार्य है। हालांकि जब संसद में कोई मनी बिल प्रस्तुत किया गया हो तो इसमें राष्ट्रपति सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मनी बिल बिना राष्ट्रपति के अनुमति के पास नहीं किया जा सकता है। इसमें होता क्या है कि या तो प्रेसिडेंट उस मनी बिल को अपनी सहमति प्रदान कर दे या तो उसे विथहोल्ड कर ले, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए फिर से संसद में नहीं भेज सकते हैं उस बिल को जो कि मनी बिल होगा। तीसरा वीटो पावर है पॉकेट वीटो, और यह भारत के राष्ट्रपति के पास सबसे ताकतवर वीटो पावर है। इस केस में यदि कोई भी बिल भारत की संसद से पास होती है, उसके बाद वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए उनके सहमति के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति उस समय इस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्थिति में राष्ट्रपति उस बिल को ना ही रिजेक्ट करते हैं ना ही एक्सेप्ट करते हैं, उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए विथहोल्ड कर लेते हैं। और यह जो वीटो पावर भारत के राष्ट्रपति के पास है, इस तरीके की वीटो पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी नहीं है, क्योंकि जो भी बिल अमेरिका के राष्ट्रपति के पास आती है उनके कांग्रेस से पास होकर के उनको 10 दिन के अंदर उस बिल को फिर से वापस भेजना होगा यदि उस पे वो सहमत नहीं है। लेकिन यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, पॉकेट वीटो पावर, जिसमें भारत की संसद के द्वारा पास किए गए किसी भी बिल को वो अनलिमिटेड टाइम के लिए विथहोल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार का वीटो पावर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 1986 में पहली बार प्रयोग किया गया था, जब उस समय के तत्कालीन प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह और उस समय की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार के द्वारा इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल को पास किया गया था। और इस बिल को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, क्योंकि ये बिल प्रेस के फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया था और इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए होल्ड कर लिया गया था। हालांकि 1989 में तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन के द्वारा इस बिल को फिर से पार्लियामेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया गया था, लेकिन उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसने इस बिल को ड्राफ्ट करने का डिसाइड किया। यहाँ पर एक बात को और नोट किए जाने की आवश्यकता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कोई भी यदि बिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसके ऊपर वीटो करने का कोई पावर नहीं है। साल 1971 में 24वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इस बात को ऑब्लिगेटरी कर दिया गया था प्रेसिडेंट के लिए कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को उनको सहमति देना अनिवार्य है। इस तरह के बिल के ऊपर प्रेसिडेंट किसी भी तरीके का वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 के जरिए भारत का संविधान प्रेसिडेंट को ये एम्पावर करता है कि यदि भारत के जो संसद है वह चल नहीं रही है और भारत में इमरजेंसी लॉ बनाए जाने की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस को इनिशिएट कर सकते हैं। ये जो ऑर्डिनेंस होता है वो सेम पावर और इफेक्ट रहता है जैसा भारत के पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई कानून होता है। हालांकि ऑर्डिनेंस के द्वारा बनाए गए कानून टेम्परेरी नेचर के होते हैं, इनके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। अब ये लिमिटेशंस क्या है? अब देखिए, भारत का राष्ट्रपति तभी कोई ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जब भारत की संसद के बोथ हाउसेज, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सेशन नहीं चल रहे हों, या भारत का कोई एक सदन चाहे लोकसभा या राज्यसभा का सेशन नहीं चल रहा हो। ऐसी स्थिति में ही ऑर्डिनेंस को जारी किया जा सकता है, इशू किया जा सकता है, क्योंकि जो कानून बनता है वो भारत की दोनों सदन से पास होना उसको आवश्यक है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। और ऐसी स्थिति में यदि कोई एक ही सदन काम कर रहा है तो वो कानून दूसरे सदन से पास नहीं हो पाएगा, और इस स्थिति में वो जो बिल होगा वो एक्ट नहीं बन पाएगा। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति केवल इस तरीके के ऑर्डिनेंस को ही इशू कर सकते हैं जिसपे भारत की पार्लियामेंट को केवल कानून बनाने का अधिकार है। उसके बाहर के मैटर पे भारत के राष्ट्रपति कोई भी ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो ऑर्डिनेंस है ये टेम्परेरी नेचर के होते हैं, तो जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा तो उस समय इन ऑर्डिनेंस को संसद में पेश किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो संसद के शुरू होने के 6 सप्ताह बाद ये ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाते हैं, इनका इफेक्ट खत्म हो जाता है। यदि ये ऑर्डिनेंस संसद के शुरू होने के दौरान पार्लियामेंट में प्रस्तुत किए जाते हैं तो यदि दोनों हाउसेज
लोकसभा और राज्यसभा इस ऑर्डिनेंस को अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं तो यह एक्ट बन जाता है। इसके अलावा यदि इसको सहमति नहीं प्रदान किया जाता है दोनों सदनों के द्वारा तो ये ऑर्डिनेंस ऑपरेट करना बंद कर देता है। अब यहाँ पर एक बात नोट करने की है, यदि प्रेसिडेंट के पास किसी भी ऑर्डिनेंस को इशू करने का पावर है तो उस ऑर्डिनेंस को किसी भी समय वापस लेने का भी पावर होता है। एक ऑर्डिनेंस को रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में भी लागू किया जा सकता है, यानी बैक डेट में भी लागू किया जा सकता है। हालांकि ये जो ऑर्डिनेंस है ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए नहीं लाए जा सकते हैं। हालांकि ये जो भारत के राष्ट्रपति के पास ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये बहुत ही अनयूजुअल है, क्योंकि डेमोक्रेसीज में इस तरीके का पावर कहीं भी देखा नहीं जाता है, क्योंकि इस तरीके का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अमेरिका और यूके में भी नहीं है। तो ये बात हुई प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की। अब बात करते हैं पार्डनिंग पावर के बारे में। भारतीय संविधान का आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार देता है उन व्यक्तियों को जिनके ऊपर मुकदमा चलाया गया है और उनको दोषी ठहराया गया है। ऐसे मामलों में जहां पर भारत के किसी भी कोर्ट के द्वारा यूनियन लॉ के अगेंस्ट ऑफेंस करने के लिए पनिशमेंट या सेंटेंस दिया गया है, किसी व्यक्ति या किसी सैनिक को कोर्ट मार्शल किया गया है और वहां पर उसे पनिशमेंट या सेंटेंस दिया गया है, या किसी व्यक्ति को मौत की सजा दी गई है, ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति उसको क्षमादान भी दे सकते हैं। अब यह जो भारत के राष्ट्रपति का ये जो पार्डनिंग पावर है मेनली दो बातों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। पहला कि यदि जुडिशियरी से कोई एरर हो जाती है तो उसको ठीक किया जा सके राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा, यदि किसी सजा को राष्ट्रपति अनावश्यक रूप से कठोर मानते हैं तो उसमें उस व्यक्ति को सजा से राहत दिया जा सके, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को पार्डन कर सकते हैं यानी क्षमा कर सकते हैं, यानी यदि किसी व्यक्ति के ऊपर दोष सिद्ध हुआ है और उसको सजा हुआ है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसको सभी दोष सिद्धि और सजाओं से मुक्त भी कर सकते हैं। दूसरा है कम्यूटेशन यानी सजा का रूपांतरण। इसमें होता क्या है कि राष्ट्रपति यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा कठोर सजा मिला हुआ है तो उसके सजा को कम कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए यदि किसी व्यक्ति को मौत की सजा हुई है तो राष्ट्रपति उसके मौत की सजा को कठोर कारावास की सजा में बदल सकता है। तीसरा है रिमिशन यानी छूट। इस तरीके का पार्डनिंग पावर राष्ट्रपति तब इस्तेमाल करते हैं जब उनको सजा की अवधि में बदलाव करना होता है बिना उनके सजा को कम किए। जैसे एक व्यक्ति को 2 साल की कठोर कारावास की सजा हुई है तो अब उस व्यक्ति को 1 वर्ष के कठोर कारावास में राष्ट्रपति के द्वारा छूट दिया जा सकता है बिना उसके सजा में बदलाव किए। यानी उसको सजा तो 2 साल की हुई है लेकिन जो 2 साल की कठोर कारावास की सजा हुई है उसको 1 साल की कठोर कारावास से छूट मिल सकती है। चौथा है रिस्पाइट यानी विश्राम। मूल रूप से राष्ट्रपति इसका उपयोग तब करते हैं जब किसी प्रेग्नेंट लेडी को सजा हुआ हो या किसी फिजिकल डिसेबल पर्सन को सजा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में उसके सजा को कम करने के लिए राष्ट्रपति इसका उपयोग करते हैं। पांचवा है रिप्रीव यानी राहत देना। इसका तात्पर्य किसी के सजा के एग्जीक्यूशन पर रोक लगाना है, विशेषकर उसकी सजा पर जिसको मृत्यु दंड की सजा हुई हो। यानी इस सिचुएशन में राष्ट्रपति एक अस्थायी अवधि के लिए किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड पर रोक लगा सकता है। इसका उद्देश्य दोषी को सक्षम बनाना है ताकि वो राष्ट्रपति से क्षमा याचना कर सके, अपने मृत्यु दंड को कम करवाने के लिए राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट कर सके, क्षमा याचना कर सके। इसके लिए समय देने के लिए इसका प्रावधान किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये क्षमा करने की शक्ति है जो भारत के संविधान में आर्टिकल 72 में बताया गया है। तो ये थी पूरी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, साथ ही साथ प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, प्रेसिडेंट का टर्म यानी कार्यकाल कितने समय का होता है, उनको इम्पीच कैसे किया जा सकता है, यदि प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली है तो वहां पर संविधान में क्या प्रावधान है, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स, मिलिट्री पावर्स और इमरजेंसी पावर्स। इसके अलावा भारत के प्रेसिडेंट के पास किस तरीके के वीटो पावर होते हैं। साथ ही साथ हमने चर्चा किया राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स के बारे में और पार्डनिंग पावर के बारे में। तो इस पूरी वीडियो में हमने डिटेल से इन सब कुछ के बारे में चर्चा किया है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियोज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।